अवधपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। गांव में रिया और सिया नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनों के माँ बाप को गुजरे कई दिन हो गए थे, इसलिए दोनों अनाथ ही थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। दोनों मजदूरी करती थी और अपना पेट भरती थी। गांव के लोग भी उनकी काफ़ी मदद करते थे। जो भी काम होता था वहाँ गांव के लोगों से कह देती थी। गांव के लोग उन्हें पूरा कर देते थे। गांव के लोग उन्हें अपनी बेटी के समान समझते थे। जैसे ही दोनों बहनें बड़ी होती है, गांव के लोग मिलजुल कर दोनों बहनों की शादी कर देते हैं, जिसमें रिया की शादी एक किसान लड़के से करते हैं। किसान लड़का था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन रिया को इस बात का दुख होता था कि उसकी शादी गांव में हुई और उसकी बहन की शादी शहर में। इसलिए वह कभी कभी अपने पति पर गुस्सा हो जाया करती थी। कहती थी कि तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, अनपढ़ हो, और मुझे भी ऐसे ही रख दिया है। मेरी बहन को देख लो, वहाँ कैसे शहर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, और मैं यहाँ पर गाँव में ऐसे ही काम धंधा करके अपना गुजारा कर रही हूँ। इधर सिया शहर में एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर शादी करती है, जिससे उसे एक बड़ा सा घर मिलता है और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है। वहाँ उस ऐशो आराम की ज़िंदगी में खुश नहीं थी, क्योंकि उसको उसका पति का साथ नहीं था। वहाँ कहती है, क्या काम की इस ऐशो आराम की ज़िंदगी जहाँ पर पति का साथ ही ना हो। मेरा पति भी कैसा है, जो एक पल भी मेरे साथ बिताना नहीं चाहता। वहाँ पर दीदी देख लो कितनी खुश रहती है। जिया जी तो उसके आसपास ही रहते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। जैसे ही सिया का पति घर आता है, वहाँ उसे झगड़ने लगता है। सिया उससे कहती है कि आप मुझे अपनी दीदी से मिलाने के लिए ले चलो ना। काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी दीदी की मुझे काफ़ी याद आती है। पता है उनसे मिले कितने दिन हो गए हैं। शादी हुई जब से मैं उनसे मिली ही नहीं हूँ। तभी उसका पति मयंक कहता है कि तुम्हारे लिए कितना भी खर्चा कर दो कम ही है। जब देखो जब मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मुझे क्या ऑफिस का काम नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं दिन रात एक कर दूँ। मुझे ऑफिस का काम भी होता है। सिया गुस्सा होती है और कहती है कि क्या काम की ऐसी ज़िंदगी जिसमें मैं खुशी नहीं हूँ। मुझे तो एक पल भी यहाँ रहना पसंद नहीं, लेकिन करूँ भी तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। गुस्से में वहाँ चली जाती है। दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है। इधर रिया अपने पति के पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन सिया से मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। वो तो शहर से गाँव आ नहीं सकती, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि हम ही शहर चलते हैं, उससे मिल आते हैं। वैसे भी मैं अब इस गांव से बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो थोड़ा शहर की हवा लगने दो। अपनी ख्वाहिश से अपनी बहन के यहाँ ही पूरा कर लूँगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसका पति उसकी हर एक बात में हाँ भर देता था और उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है, रिया अपने पति के साथ तैयार होकर शहर की तरफ चल देती है और वहाँ सिया के घर पर पहुँच जाती है। सिया का घर देखकर उसे जलन होती है और उसे दुख भी होता है कि वहाँ तो एक गांव में रहती है और उसकी बहन सिया एक शहर में। यहाँ देखकर वहाँ बहुत ही उदास हो जाती है। सिया कहती है, अरे दीदी आप यहाँ पर, अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा भी आपसे मिलने का कब से मन कर रहा था। अचानक ये सरप्राइज़ कैसे। तभी रिया कहती है कि तुम्हारे जिया जी से कहा कि मुझे शहर की हवा लगा दो, तो वो भी ले आए। वैसे भी शहर में आने का मौका मुझे कब मिलता, तुझसे मिलने के बहाने ही सही, शहर में तो रह लूँगी। अब दोनों बहनें घर में घूमती है। सिया अपनी बहन को सारा घर घुमाती है। इधर रिया को बहुत ही उदासी हो रही थी कि उसका घर कितना बड़ा है और उसकी तो एक झोपड़ी है जिसमें वहाँ रहती है। उसे बहुत ही दुख होता है। सिया उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। तभी रिया उससे कहती है कि तेरे तो ऐसे इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। इधर मुझे ही देख ले, मैं तो गांव में रह रहकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो उस गांव में अच्छा ही नहीं लगता। तू कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है ना। तेरी और मेरी किस्मत में कितना फ़र्क है ना। तू है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है और मैं, मुझे ही देख ले जो मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। तभी सिया कुछ उदास हो जाती है। यहाँ बात रिया को कुछ समझ नहीं आती है। वह सोचती है कि उसने तो अपनी बहन की तारीफ़ ही की, फिर भी वहाँ ऐसी उदास क्यों हो रही है।
सिया काफ़ी उदास हो जाती है और उसका मुंह कुछ अच्छा नहीं रहता है। सारा मूड खराब हो जाता है और वह थोड़ी देर बाद अपनी बहन से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, सब कुछ अपनी किस्मत पर होता है। जिया जी भी कितने अच्छे हैं ना, जो आपकी हर एक बात सुनते हैं। मुझे तो उनका नेचर अच्छा लगता है, चाहे गांव हो या शहर, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, यहाँ कहकर वहाँ बात को टाल देती है। शाम को वहाँ खाना बनाती है और कहती है, पता नहीं आज मयंक जी क्या करेंगे। वे तो शराब पीकर आते हैं और मुझसे झगड़ते हैं। अब दीदी और जीजू के सामने अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, लेकिन उन्हें यह बात कहाँ समझ में आती है। उनको तो पता है कि आदि और जीजू आए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ मेरी बेइज्जती करे बिना नहीं रहेंगे। मेरी तो वहाँ एक भी नहीं सुनते। अब मैं क्या करूँ। इधर सिया की ऐशोआराम की ज़िंदगी देखकर रिया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर सिया उसके घर आएगी तो उसके पास तो एक टूटी सी टापरी है, उसमें क्या रहेगी, उसे कैसा लगेगा। वहाँ काफ़ी उदास हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि देखो सिया का घर कितना बड़ा है, अगर वहाँ मेरे घर पर आई तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी, मुझे तो इससे बहुत ही ज़्यादा शर्म आएगी। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ अगर हम गरीब हैं तो क्या उनका मन बदल जाएगा या उनका प्यार हमारे लिए कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, इतना भी मत सोचा करो। वो तुम्हारी बहन है, क्या तुम्हारे बारे में इतनी गंदी सोच रखती है क्या। हम गरीब हुए तो क्या हुआ, दिल से तो हम अमीर ही है ना, ऐसा मत सोचा करो। उसका हस्बैंड उसे समझाता है। इधर रात काफ़ी हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन सिया काफ़ी चिंता में रहती है। उसके हस्बैंड का वह इंतज़ार करती है। मयंक रात में शराब पीकर आता है, नशे से धुत रहता है और गाली गलौज करने लगता है। ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाने लगता है, कहाँ हो सिया, कहाँ हो सीयू, कहाँ हो सिया, ऐसा ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाता है, जिसे सुनकर उसकी बहन भी उठ खड़ी हो जाती है। इधर वह अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है कि तुमने अपने दीदी और जीजू को क्यों बुलाया, तुम्हें पता है ना मुझे कोई भी घर आए यहाँ पसंद नहीं है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता है, जिससे कि उसके दीदी और जीजू दोनों भी उठ जाते हैं। सिया काफ़ी उदास थी, उसके सामने वह गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वह कुछ ज़्यादा बोले तो वह मारपीट तक उतर आता है। इसलिए वह उसके सामने कुछ ज़्यादा नहीं बोलती और सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उनका झगड़ा सुनकर रिया सोचती है कि इसकी ज़िंदगी से तो मेरी ज़िंदगी लाख गुना अच्छी है। मेरा पति ऐसा तो नहीं करता, वो तो मेरी हर बात मानता है और शायद उसने सही ही कहा था। सिया सही कह रही थी कि अगर पति अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। हमें सुकून की ज़िंदगी चाहिए, अगर सुकून गांव में हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी ना कितनी गलत सोच रही थी, गांव और शहर में कितना फ़र्क कर लिया था। जहां सुकून होता है वहीं ज़िंदगी अच्छी होती है, चाहे गांव हो या शहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। अब रिया अपने गाँव वापस चली जाती है और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी वहाँ भी जीने लगती है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।